नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। बुलेटिन करेंगे शुरुआत लखनऊ से। बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रसिद्ध कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर का बड़ा बयान सामने आया है। देवकी नंदन ठाकुर ने सनातन धर्म बोर्ड की मांग की है। हमें भी सनातन धर्म बोर्ड का गठन चाहिए। देवकी नंदन ने यह बयान दिया है। हम सरकार से सनातन धर्म बोर्ड के गठन की मांग करते हैं। इस बोर्ड का गठन तभी हो जाना चाहिए था जब वक्फ बोर्ड बना था। तो वक्फ बोर्ड के बाद सनातन धर्म की बोर्ड को लेकर अब देवकी नंदन ने आवाज उठाई है। तो देवकी नंदन ठाकुर का यह बयान सामने आया। प्रसिद्ध कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर का यह बड़ा बयान। देवकी नंदन ठाकुर ने सनातन धर्म बोर्ड की मांग की है। हमें भी सनातन धर्म बोर्ड का गठन करना चाहिए। ये इसका गठन यानी कि इस बोर्ड का गठन तभी हो जाना चाहिए था जब वक्फ बोर्ड बना था। देवकी नंदन ठाकुर का ये बयान है। मेरे पास न धन बल है न जन बल है। मेरे पास कोई बल नहीं। मेरे पास सिर्फ सत्य का बल है और ठाकुर जी का बल है और आपका बल है। आप जितनी बड़ी संख्या में दिल्ली में पहुंचेंगे, मुझे लगता है उतने ही बड़े पैमाने पर सरकार हमारी बात को सुनेगी और सनातन बोर्ड का निर्माण होगा। अभी मेरे पास में कुछ मांगे आई हैं। महाराष्ट्र में कुछ संगठनों ने मांग की है कि नहीं की है, आप लोगों के पास भी खबर होंगी। वो उन्होंने विपक्षियों से कहा है, विपक्षी मतलब जो वहां अभी सरकार में नहीं है, उन लोगों से कहा है, कुछ मांगे रखी। उनमें से कुछ मांग बता देता हूं कि आप जम के बिल वक्फ बोर्ड का जो बिल आ रहा है उसका विरोध करिए। नौकरियों में 10% आरक्षण दिलवाइए और सबसे बड़ी बात है 1000 करोड़ रुपए हमको देने का वादा करिए। ये कुछ मांगे रखी है जो प्रमुख बता रहा हूं। उसमें से एक और है कि जितनी भी मस्जिद में मौलवी हैं उनको 15,000 रुपए देने की आप घोषणा कीजिए तो हम आपको समर्थन करेंगे। अब हमें इनकी मांगों से कोई ऐतराज नहीं, हमको कोई ऐतराज नहीं। सबको अपनी अपनी मांग रखने का अधिकार है। पर जितने भी पक्ष और विपक्ष के नेता हैं उन सब से भी एक आग्रह हम लोग करना चाहेंगे कि ऐसे कब तक हम अपने देश के छवि को और भविष्य को। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे स्टेट कोऑर्डिनेटर अनिल पाठक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल जी, प्रसिद्ध कथावाचक देवकी नंदन की ये मांग है, सनातन धर्म बोर्ड बनाने को लेकर ये मांग करते हुए देवकी नंदन नजर आ रहे हैं। देवकी नंदन जी आज लखनऊ में थे। प्रसिद्ध कथावाचक हैं, उनकी सीधी सी मांग है जिस तरह से वक्फ बोर्ड है उसी तरह से सनातन बोर्ड का गठन होना चाहिए। योगी सरकार से देवकी नंदन ने मांग की है कि उत्तर प्रदेश से इसकी शुरुआत की जाए और उत्तर प्रदेश में सनातन बोर्ड का गठन किया जाए। अगर ये सफलता मिल गई तो इसकी मांग मोदी सरकार से की जाएगी और देश स्तर पर सनातन बोर्ड को लेकर के आवाज बुलंद की जाएगी। इसको लेकर के उन्होंने एक हिंदू संपद भी बुलाया है दिल्ली में और लोगों से आह्वान भी किया है कि धर्म के प्रचार के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए दिल्ली पहुंचे। साथ में उन्होंने महाराष्ट्र चुनाव में महाविकास आघाड़ी के जो मुस्लिम संगठनों ने डिमांड की है उस पर भी अपना प्रकाश डाला है और कहा है कि महाराष्ट्र के मुस्लिम संगठनों ने कहा है कि मस्जिदों के जो मौलाना है उनको 15,000 रुपए हर महीने तनख्वाह दी जाए। साथ में ही 1,000 करोड़ रुपए की डिमांड करी है। वक्फ बोर्ड को लेकर के कहा है कि जो खुली हमारी पैरवी करेगा, जो हमसे सहमत होगा, हम उसके पास रहेंगे। इसको लेकर के देवकी नंदन ठाकुर ने तंज कसते हुए। बिल्कुल, देवकी नंदन ठाकुर की ये मांग है कि सनातन धर्म बोर्ड बनना चाहिए और इसका ये तभी बन जाना चाहिए था, इसका गठन तभी हो जाना चाहिए था जब वक्फ बोर्ड बना था। आखिर क्यों? क्या कुछ वजह है? जनता को इसका फायदा कैसे होगा? देखिए, जाहिर सी बात है कि जो हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के मंदिर हैं, मठ हैं, यहाँ पर भी बड़ी संख्या में लोग साधु, संत, पुजारी जुड़े हुए हैं
जिनके लिए सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है और इनकी संपत्तियों की सुरक्षा के लिए कोई इंतजाम नहीं है। तो काफी संपत्तियों पर अतिक्रमण हो रहा है, कब्जा हो रहा है और तमाम तरह की गड़बड़ियां भी हो रही हैं। तो देवकीनंदन ठाकुर का मानना है कि सनातन बोर्ड बना करके धर्म की रक्षा की जा सकेगी और जब धर्म की रक्षा होगी तभी राष्ट्र सुरक्षित रहेगा, क्योंकि इतिहास रहा है जो अभी उन्होंने साफ कहा है कि आजादी के बाद सनातन धर्म ने जितना त्याग किया है उतना किसी ने नहीं किया है। उन्होंने मक्का में जो जामा मस्जिद है उसका जिक्र किया है और कहा है कि किस तरह से संघर्ष चल रहा है और औरंगजेब की किताबों में इसका दृष्टांत अंकित है। किस तरह से जो हमारे ठाकुर जी हैं वो मस्जिद की सीढ़ियों में उनका अपमान किया जा रहा है। तमाम बिंदुओं पर यहाँ तमाम मुद्दों पर देवकीनंदन ठाकुर ने यहाँ पर चर्चा की और आम जनता से सहयोग मांगा। खासकर उन्होंने जो सबसे बड़ी बात कही कि हमारे पास कुछ नहीं है, अगर है कुछ तो आम जनता है, सनातनी है और उसके साथ सत्य है। वो सत्य के लिए लड़ रहे हैं। अगर उनकी मांग वाजिब है तो तभी समर्थन कीजिए। उन्होंने मीडिया से भी समर्थन मांगा और कहा कि हम सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं, सनातन की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए सनातन बोर्ड का गठन किया जाना बेहद जरूरी। बिल्कुल, सनातन धर्म बोर्ड के गठन की मांग करते हुए देवकीनंदन ठाकुर नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ अनिल जी, उन्होंने ये भी कहा कि तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में चर्बी की मिलावट के समाचारों को धार्मिक आस्था पर गंभीर हमला बताया है। हाँ, बेशक श्रुति जी, उन्होंने बहुत गंभीरता से लिया है। जिस तरह से प्रसाद में मिलावट हुई है उसको लेकर के उन्होंने सरकार को भी घेरा है और उन्होंने कहा है कि किस तरह दूसरे धर्म के लोगों को कितनी अहम जिम्मेदारियां दी है, जिनकी आस्था नहीं है, विश्वास नहीं है और उसी का नतीजा है कि प्रसाद में जो है वो चर्बी पाई गई है। बालाजी के जो मंदिर में हुआ है उसको किसी कीमत पर माफ नहीं किया जा सकता है। दोषियों के खिलाफ उन्होंने सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है और एक तरह से चेतावनी भी दी है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो उसके परिणाम अच्छे नजर नहीं आए। बिल्कुल, ऐसे में प्रसाद में चर्बी मिलना ये अपने आप में भावनाओं को आहत करने वाला विषय था, जिस पर दोषियों को सख्त कार्रवाई हो। दोषियों के खिलाफ इसकी मांग देवकीनंदन ठाकुर करते हुए नजर आए। साथ ही उन्होंने जिस तरीके से ये भी कहा है कि किसी भी अन्य धर्म को मानने वाले लोगों की जो सेवाएं हैं वो मंदिर में नहीं दी जानी चाहिए, उन्हें मंदिर में किसी पद पर नहीं बैठाना चाहिए। आप देख सकते ये एकदम देवकीनंदन जी ने एकदम स्पष्ट कर दिया कि जो अहम मुद्दे हैं, जो जिम्मेदारी के पद हैं, जहाँ पर आस्था और विश्वास से जुड़े आज जो जिम्मेदारियां हैं उन पर गैर धर्म के लोगों को बैठाने की वजह से प्रसाद में ये चर्बी का प्रकरण सामने आया है। किसी भी दशा में, किसी भी स्थिति में ऐसे गैर धर्म के लोगों के जो सनातनी ना हो उनको इस जिम्मेदारी नहीं दी जानी चाहिए। बिल्कुल, गैर धर्म को मंदिर परिसर में कोई भी खास जिम्मेदारी नहीं सौंपी जानी चाहिए। आप बने रहिए अनिल जी हमारे साथ, आगे भी आपका रुख करेंगे। तो देवकीनंदन ठाकुर ने ये तमाम मांगे की है और सनातन धर्म बोर्ड के गठन करने को लेकर लोगों से समर्थन भी मांगा है। वही अमेठी से बड़ी खबर सामने आई है। सपा के बागी एमएलए राकेश प्रताप सिंह अयोध्या रवाना हुए। पंचकोसी परिक्रमा और रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या रवाना हुए हैं। मऊ से समर्थकों संग निकले हैं राकेश सिंह। माता पिता और कुल देवी का आशीर्वाद लेकर शुरू की है पद यात्रा। जय श्री राम के नारों के बीच राकेश सिंह का जगह जगह भव्य स्वागत भी हुआ। कल सुबह गौरीगंज से राम भक्तों के साथ विधायक अयोध्या के लिए रवाना होंगे। उत्तर प्रदेश के अमेठी की गौरीगंज सीट से समाजवादी पार्टी के बागी विधायक राकेश प्रताप सिंह ने अयोध्या धाम तक पैदल यात्रा शुरू कर दी है। इससे पहले रविवार शाम को 6 बजे सपा विधायक पहले अपने पैतृक गांव मऊ पहुंचे, जहां उन्होंने अपने आवास से इस यात्रा का शुभारंभ किया। उन्होंने अपने माता पिता से आशीर्वाद लिया और फिर कुल देवी मां के दर्शन किए। तो जय श्री राम के जयकारों के साथ उन्होंने अपने पद यात्रा की शुरुआत की है।
आन है राम, शान है राम, हमारी अभिलाषा, राम प्राण है, राम ध्यान है, राम हमारी परिभाषा, राम के लिए ही पूरा जीवन समर्पित है। यह यात्रा ही नहीं, पूरे देश को हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प भी है। शुरू हो रहा है, श्री धाम से अलग जगाई जा रही है, अमेठी से चल करके गौरीगंज की पावन धरती अयोध्या जा रहे हैं सारे राम भक्त। वही संकल्प लेंगे, राम मंदिर बना है, काशी मथुरा बनाएंगे और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। इसके लिए भगवान राम ने प्रेरणा दिया है यहाँ के विधायक जी को कि आप चले, राम भक्तों को लेते आए। हम संत महात्मा भी सम्मिलित हो रहे हैं, सबसे मंगल कामना है, सब लोग सम्मिलित हो और हम सभी संत महात्माओं की मंगल कामना है कि यह यात्रा मंगलमय होगी और देश आने वाले समय में हिंदू राष्ट्र घोषित होगा। जय मां काल। क्षेत्र के विधायक राकेश प्रताप सिंह हम संतों के आशीर्वाद से दर्शन के लिए जा रहे हैं। जैसे भरत जी राम जी की ओर चले थे, आज हम सब लोग उनके साथ चल रहे हैं। शुभ आशीर्वाद भगवान श्री राम सबके हैं और राम सबके हैं और सब राम के हैं। जय श्री राम। तो हमारे साथ हमारे स्टेट कोऑर्डिनेटर अनिल जी लगातार बने हुए। अनिल जी, अमेठी के गौरीगंज सीट से समाजवादी पार्टी के बागी विधायक कहे जाने वाले राकेश प्रताप सिंह अब अयोध्या धाम जाकर रामलला के दर्शन करते हुए नजर आएंगे। हाँ, बेशक खुशी। गौरीगंज से सपा के विधायक है राकेश प्रताप सिंह, जिन्होंने राज्यसभा चुनाव के दौरान बगावत की थी और क्रॉस वोटिंग कर भाजपा का समर्थन किया था। इससे पहले भी भगवान राम के मुद्दे को लेकर मुखर हुए थे राकेश प्रताप सिंह। हालांकि जब मंदिर की स्थापना हुई थी, प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, उस दौरान वो अयोध्या नहीं गए थे, लेकिन बाद में उन्होंने रामलला के दर्शन किए थे। लेकिन आज जो देखने को मिला गौरीगंज अमेठी में, जो कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है, बीच में स्मृति ईरानी भाजपा का उन्होंने कमल खिलाया था, लेकिन आज एकदम सब कुछ बदला बदला नजर आया। राकेश प्रताप सिंह भगवा झंडों के बीच जय श्री राम का नारा लगाते हुए नजर आए। समर्थकों के बाद उनका जत्था जो है वो अयोध्या के लिए रवाना हो चुका है। गौरीगंज जिला मुख्यालय से राकेश प्रताप का जत्था जो है वो निकल पड़ा है अयोध्या के लिए। जैसा कि कहा जा रहा है कि वो 5 कोसी परिक्रमा करेंगे अयोध्या में। कब तक अयोध्या पहुंचेंगे? देखिए, जो उम्मीद है कि आज रात में या कल सुबह वो पहुंच जाएंगे अयोध्या, जहां पर 5 कोसी परिक्रमा करेंगे और भगवान रामलला के दर्शन करेंगे। जगह जगह उनका भव्य स्वागत हो रहा है। हालांकि एक बड़ा टेंशन है समाजवादी पार्टी के लिए। अभी तक लुका छिपी चल रही थी राकेश प्रताप सिंह की, लेकिन अब वो खोलकर भगवा झंडों के बीच जय श्री राम का नारा लगाते ऐसे में अनिल जी जो बगावत के सुर नजर आ रहे हैं राकेश प्रताप सिंह की तरफ से, क्या कुछ संभावनाएं कि वो बीजेपी में शामिल हो जाएंगे? देखिए, तस्वीरें गवाह हैं और साफ संदेश हैं कि राकेश सिंह क्या करने वाले हैं। भगवा झंडों के बीच जय श्री राम का उद्घोष, साधु संतों का आशीर्वाद लेकर के वो अयोध्या जा रहे हैं और ये खुला चैलेंज है समाजवादी पार्टी के लिए। राकेश प्रताप सिंह ही नहीं, 6 विधायकों ने बगावत की थी राज्यसभा सदस्य के चुनाव में, लेकिन समाजवादी पार्टी अभी तक हिम्मत नहीं जुटा पाई है इन बागियों के खिलाफ कार्रवाई करने में, जिसका नतीजा है कि अब राकेश प्रताप सिंह एकदम सड़क पर झंडा लेकर के बगावत का निकल पड़े हैं और उनका जत्था जो है वो राम की नगरी अयोध्या के लिए कूच कर चुका है। बिल्कुल अनिल जी, क्योंकि कई बार बागी तेवर राकेश प्रताप सिंह समाजवादी पार्टी को दिखा चुके हैं, उसके बावजूद कोई एक्शन समाजवादी पार्टी की तरफ से नहीं लिया गया। कोई खास वजह इसके पीछे? देखिए, टेक्निकल मामला फंसा हुआ है, क्योंकि जो राकेश प्रताप सिंह हो, अभय सिंह हो, राकेश पांडे हो, ये 6 विधायक हैं जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की थी, ये चुनाव को जीते साइकिल के सिंबल पर। लेकिन राज्यसभा चुनाव के बाद ये खेमे में नजर आए भारतीय जनता पार्टी की। अब समाजवादी पार्टी अगर अपने स्तर पर इनकी सदस्यता को निलंबित कर देती है या खत्म कर देती है तो इनकी विधायकी जाएगी नहीं। एक बड़ा संकट है ये समाजवादी पार्टी के लिए। ये कानूनी दांव पे हारा हुआ है और समाजवादी पार्टी चाह करके भी अपने विधायकों पर कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही है। अभी तक सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की तरफ से इस मुद्दे को लेकर के कोई ना तो बयान आया है, ना ही उनके जो नेता प्रतिपक्ष है माता प्रसाद पांडे कानून के बड़े जानकार हैं, उनकी तरफ कोई चिट्ठी पत्री लिखी गई है। तो स्थितियां बड़ी अजीबोगरीब तस्वीर जो है उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के बागी विधायकों की देखने को मिल रही है। अब तो जो बागी विधायक हैं वो खुलेआम भगवा झंडों के बीच जय श्री राम का उद्घोष करते हुए
बिल्कुल, ऐसे में क्षेत्र अयोध्या पहुंचकर वो रामलला के दर्शन करते हुए नजर आएंगे। हालांकि समाजवादी पार्टी की तरफ से हमेशा ही अयोध्या से दूरी और रामलला राम मंदिर से दूरी बनाई गई। अब इसका असर उपचुनाव पर क्या होता है देखना बेहद दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया अनिल जी आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों की करते हैं शुरुआत। बरेली की चौकी चौराहे पर स्थित गांधी पार्क में कांग्रेस का देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की मूर्ति पुनः स्थापित करने के लिए 7वें दिन भी आमरण अनशन लगातार जारी है। कांग्रेस के 4 नेताओं की हालत अनशन में लगातार खराब होती जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार चारों नेताओं का चेकअप कर रही है। नेताओं की मांग है कि जब तक चौकी चौराहे पर पहले की तरह पंडित जवाहरलाल नेहरू की मूर्ति स्थापित नहीं हो जाती, यह अनशन लगातार जारी रहेगा। इस दौरान कांग्रेस के नेताओं ने बीजेपी की सरकार और प्रशासन पर जमकर हमला भी बोला। कांग्रेस नेता राज शर्मा के नेताओं से इंडिया वॉइस के संवाददाता सनी गोस्वामी ने खास बातचीत की है। चौराहे पर कांग्रेस पार्टी लगातार आमरण अनशन पर बैठी हुई है। आज 7वां दिन है, जिसको लेकर मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा वो यहाँ पे दिखाएं। यहाँ पे काफी नेता हैं कांग्रेस के जो बैठे हुए हैं पूरी तरह से आमरण अनशन पे। हम उनसे बातचीत करेंगे। कहना चाहूँगा कि विश्व के शांति दूत, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री और इस आधुनिक भारत के निर्माता पंडित जवाहरलाल नेहरू की मूर्ति यहाँ से आज से 9 महीने पूर्व तक लगाई गई थी सौंदर्यीकरण के नाम पर। आज भी उस मूर्ति के लिए हम लोगों को, हमारे साथियों को आमरण अनशन पर आमादा होना पड़ा है। ये कितने दुख और शर्म की बात है। और इस सरकार के ऊपर, इस प्रशासन के ऊपर कोई जू नहीं रेंग रही है। हमारे साथियों ने इस मूर्ति को मिशन कंपाउंड में ऐसी अजीबोगरीब हालत में पाया जहाँ कूड़े का ढेर लगा हुआ था। उन्होंने, हो सकता है शर्म महसूस हुई हो, उन्होंने उसे किसी अच्छे स्थान पर रखा, लेकिन फिर उसके बाद भी पुनर्स्थापना की प्रतीक्षा है। 14 नवंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन है। हम प्रतीक्षा कर रहे हैं कि इनमें सद्बुद्धि आ जाए और ये 14 नवंबर से पूर्व इस मूर्ति को यहाँ स्थापित कर दें। इतनी योग्य तो इन्होंने छोड़ा ही नहीं। इनको यही नहीं पता कि पंडित जवाहरलाल नेहरू इस देश के प्रथम प्रधानमंत्री ही नहीं और प्रधानमंत्री के संग संग भारत रत्न प्राप्त है। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि ये नेहरू जी सिर्फ कांग्रेस पार्टी के नेता नहीं, आज बच्चा बच्चा उन्हें चाचा नेहरू कह के बुलाता है। और अगर पूर्व में रहे प्रधानमंत्री की प्रतिमाओं की अगर ऐसा अपमान किया जाएगा तो मैं सोचता हूँ देश की फिजा विदेशों में क्या होगी। मैं भारतीय जनता पार्टी के लोकल सरकार और राज्य की सरकार और केंद्र सरकार से मांग करता हूँ, अगर आप ऐसे पूर्व में रहे प्रधानमंत्रियों की प्रतिमा के संग अगर ऐसा अपमान करोगे तो आप अपने देश को विश्व गुरु कैसे बनाओगे और अपने देश की छवि को विश्व में कैसे अच्छे करोगे। इसलिए आपको सुधरना चाहिए और तत्काल प्रभाव से मेरी मांग है कि प्रधानमंत्री जी की प्रतिमा को पुनर्स्थापित कर देना चाहिए। और अगर आप इसमें ढीलापन लाएंगे तो याद रखिएगा आपका ना तो घमंड रहेगा ना आपकी सरकार रहेगी। इस बात को लिख लें आप, क्योंकि कांग्रेस कार्यकर्ता को विरासत में हमें देश को आंदोलन करने की एक नेक नियत मिली है। हम जानते हैं हम लोगों ने जब अंग्रेजों को जिसके शासन में सूर्य कभी अस्त नहीं होता था उन्हें भगा दिया, तो ये तो जो एजेंसी करती थी अंग्रेजों की, ये फिर है ही क्या। मैं एक गुनाह इनके माफ नहीं करेगा भगवान। और मैं इन्हें आज आपके माध्यम से एक शराब देना चाहता हूँ कि आपने ना तो गंगा मैया को छोड़ा ना आपने राम भगवान को छोड़ा। आप लोगों का सर्वनाश हो और आप लोगों को सद्बुद्धि। जो इनका कहना है, जो प्रवक्ता है तो कांग्रेस का, उनका कहना है कि जो लगातार छवि जो है देश की वो धूमिल होगी। जो प्रधानमंत्री है, जो पूर्व प्रधानमंत्री है, उनकी जो मूर्ति कूड़े में पड़ी गई। वही मैनपुरी में तमंचे के साथ युवक की फोटो वायरल हो रही है। तमंचे के साथ इंस्टाग्राम पर युवक ने फोटो वायरल किया है। अवैध तमंचा के साथ युवक का फोटो वायरल है। अपना भौकाल स्थापित करना चाहता था युवक। ग्रामीण युवक को तमंचे का शौकीन बताया जाता है और इंस्टाग्राम पर इस तस्वीर को अपलोड भी किया जाता है, जिसके बाद यह तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है। उत्तर प्रदेश उपचुनाव में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के बटोगे तो कटोगे के
नारे के बाद से प्रदेश में नया पोस्टर वॉर का दौर भी शुरू हो गया है। समाजवादी पार्टी की ओर से हर रोज कोई ना कोई एक नया पोस्टर गढ़कर पोस्टर जारी किया जाता है। ऐसा ही एक पोस्टर आज समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर दिखाई दिया, जिस पर अली और बजरंग बली का जिक्र किया गया। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अभिषेक वाजपेयी की ओर से जारी पोस्टर में लिखा है, पीडीए की जीत होगी जीत, एकता की होगी जीत, अली भी है बजरंग बली भी है, संग पीडीए के एकता की टोली भी है, जिसे देख विरोधियों में मच गई खलबली भी है। समाजवादी पार्टी के अली और बजरंग बली वाले पोस्टर पर बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने पलटवार करते हुए कहा है कि जो हमेशा केवल अली अली की ही रट लगाया करते थे, आज उपचुनाव में उनका बजरंग बली भी दिखाई देने लगे हैं। हिंदुओं के भीतर जाति विभाजन करने वाले लोग अब हिंदुओं की एकजुटता से कहीं ना कहीं घबरा गए हैं। जो हमेशा केवल अली अली की ही रट लगाया करते थे, आज उपचुनाव में उनको बजरंग बली भी दिखाई देने लगे। हिंदुओं के भीतर जाति विभाजन करने वाले लोग अब हिंदुओं की एकजुटता से कहीं ना कहीं घबरा गए हैं। बटोगे तो कटोगे नारे से इतना घबरा गए हैं कि रोज नए नारे लेकर के सामने आते हैं, लेकिन फिर भी किसी नारे से जनता जुड़ नहीं रही। इसलिए अब बजरंग बली को भी अली के साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बजरंग बली का आशीर्वाद उनको मिलने वाला नहीं। वहीं सीतापुर में पत्रकार कुलदीप राठौर के साथ रोडवेज चेकिंग अधिकारी व परिचालक विजय उपाध्याय ने अभद्रता करते हुए बस से बक्सी तालाब के पास जंगल में उतार दिया। आपको बता दें कि पूरा मामला टिकट को लेकर था। मान्यता प्राप्त पत्रकार को भी टिकट लेने के लिए फोर्स किया गया। जब पत्रकार ने अपना पास दिखाया तो परिचालक आग बबला होकर पत्रकार कुलदीप को बस से नीचे उतार दिया और परिचय पत्र को फर्जी बताते हुए 420 के तहत मुकदमा लिखवाकर जेल भेजने की धमकी भी दी, जिससे सीतापुर पत्रकारों में काफी आक्रोश व्याप्त है। पत्रकारों ने सीतापुर जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर न्याय की गुहार लगाई है। वहीं गोरखपुर के थाना क्षेत्र के बंगला पांडे गांव के निवासी केशव कसौधन के पुत्र पंकज कुमार खेत के कबाइन मशीन से धान की फसल काट रहे थे। इस दौरान केवटली गांव के निवासी जगदीश पांडे के पुत्रों गुड्डू पांडे और बबलू पांडे उर्फ धर्मेंद्र पांडे उन्हें गालियां देते हुए धान की फसल काटने से मना करने लगे। पंकज कुमार ने बताया कि वो खेत में फसल बोने वाले शिवशंकर यादव के बुलाने पर उनकी फसल काटने के लिए अपनी कबाइन मशीन लेकर आए थे। वहीं झांसी में बालूघाट संचालक की मनमानी से गई युवक की जान चली गई है। परिजनों का आरोप है कि दबंग घाट संचालक ओवरलोड बालू से भरे ट्रक गांव से निकाल रहा था। बालू से भरा ओवरलोड ट्रक गांव में निकली हाई टेंशन लाइन से टकरा गया, जिससे हाई टेंशन लाइन के तार टूट गए। युवक के हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से उसकी दर्दनाक मौत हो गई है। तो ये पूरा मामला झांसी का है, जहां ट्रक हाई टेंशन लाइन से टकरा गया, जिसके बाद एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं पीलीभीत में बच्चे की लाठी से पिटाई करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। वायरल वीडियो में एक व्यक्ति बच्चे को बेरहमी से पीटता दिखाई दे रहा है। बच्चे ने भागने की कोशिश की तो व्यक्ति ने बच्चे को दौड़ाकर लाठी से पीट रहा था। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर दौरे पर है, जहां सीएम धामी ने जनता दरबार लगाया और लोगों की समस्याओं को सुना। जनता ने सीएम के सामने अपनी समस्याएं रखी, जिसके निराकरण के लिए सीएम ने अधिकारियों को कड़े निर्देश भी दिए। साथ ही आगे से ऐसी समस्या न मिलने की भी सख्त चेतावनी दी है। सीएम ने अधिकारियों को फौरन निस्तारण के आदेश दिए। इस दौरान पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी भी मौजूद रहे। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।